बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुम्मतुल मुबारक का मुक़द्दस दिन है। यकीनन आप दोस्तों ने भी नमाज जुम्मा अदा की होगी और वतन अजीज़ और आलम इस्लाम को अपनी दुआओं में याद रखा होगा। मैं भी अभी नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद जंगल में आया हूँ तन्हाई में, क्योंकि मैंने एक बहुत ही ख़ास व्लॉग बनाना है और मैंने सोचा कि तन्हाई में आपको कुछ कुदरती मनाज़र भी साथ दिखाऊँ। आपसे ये मेरी गुजारिश होगी कि इस व्लॉग को ज़रूर मुकम्मल देखिएगा। कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो आप तक, कुछ ऐसे सच हैं जो पाकिस्तान का मीडिया आपको नहीं दिखा रहा। इसलिए ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान में वक्त के फ़िरौनों यजीदों ने मेरे जैसी आवाज़ों और आपकी समातों के दरमियान जो डिजिटल फायरवाल लगाई है, उसके असरात को ज़ैल करने के लिए ये ज़रूरी है कि न सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बल्कि कमेंट ज़रूर करें। मैं बगैर किसी तवक्कुफ़ के अपने मौज़ूआत पर आता हूँ। मेरा मौज़ू रहेगा पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल, पंजाब की राजकुमारी मरियम नवाज़ और सिंध की महारानी बिलावल ज़रदारी। जी मेरे दोस्तों, मीडिया पर हर तरफ ये शोर है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये दो हस्तियाँ हैं, ये दो नेक हस्तियाँ हैं। आज मैंने सोचा इन दो नेक हस्तियों के बारे में बताऊं और आपसे भी मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इन दो हस्तियों की ज़िंदगी के कारनामे आपकी खिदमत में रखूंगा। आप मुझे यह बताइएगा कि आप इन दो अजीम हस्तियों के बारे में क्या कहते हैं। पंजाब की राजकुमारी मरियम नवाज़, सिंध की महारानी मलका बिलावल ज़रदारी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल, एक तो ये सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान को संभालने की ये दोनों हस्तियां अहल हैं या नहीं हैं। ज़रा पहले पंजाब की राजकुमारी से शुरू करते हैं। पंजाब की राजकुमारी मरियम नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियाँ मोहम्मद शरीफ नवाज़ की, मियाँ शरीफ नवाज़ की, मुझे सही नाम नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, तो शरीफ नवाज़ की यह बेटी है। सूबाई असम्बली का ये इलेक्शन लड़ी है ग्वाल मंडी के हलके से, और वहाँ से शफ़क़त नाम का वो शफ़क़त महराज नाम का वो लड़का है, जिससे ये इलेक्शन 2000 वोटों से 23,000 इसने वोट लिए हैं और 21,000 वो महराज शफ़क़त ने लिए हैं और इसे जितवाया गया है। ये इलेक्शन हारी हुई थी, इसे ज़बरदस्ती जिताया गया है। फिर ये पंजाब की वज़ीर आला बन गई है। इसके ज़ाती किरदार पर मैं बात नहीं करता। ज़ाती किरदार पर अगर आपने मरियम नवाज़ के हवाले से जानना है तो मरियम नवाज़ के ज़ाती किरदार के हवाले से राना सनाउल्लाह बहुत बेहतर जानता है। आप राना सनाउल्लाह से रब्ता करें। राना सनाउल्लाह आपके काबू आएगा नहीं, तो आप ऐसे करें कि राना सनाउल्लाह की सबका वीडियो यूट्यूब पर ही देख लें कि राना सनाउल्लाह जब पाकिस्तान पीपल पार्टी में था तो वो महारानी मरियम नवाज़ के हवाले से क्या कहता था। गैराज की कहानियाँ भी वो आपको सुनाएगा, डबल शिफ्ट की कहानियाँ सुनाएगा। पता नहीं है तो मैं एक हद तक जा सकता हूँ एज ए बीइंग ए टीचर बिलो द बेल्ट, मैं उस हद तक नहीं गिरी हुई ज़ुबान इस्तेमाल कर सकता, मैं गालियाँ नहीं दे सकता। नून लीग वालों का यह है कि उसके मुखालिफ इमरान खान की जमात, दूसरी जमातों वाले गालियाँ देते हैं। गली कल्चर को मुतारफ़ कराने वाली भी यही खातून है मरियम, पंजाब की राजकुमारी मरियम नवाज़। पाकिस्तान में गाली कल्चर, किसी ने इसको इतनी गालियां नहीं दी। इसने इमरान खान की वाइफ है, वो खातून खाना है, बापर्दा किस्म की खातून है। आज तक शक्ल तो उसकी किसी ने देखी नहीं, तो उसके हवाले में से कभी पिंकी पीरनी कहती है, कभी जादूगरनी कहती है, ऐसी बेहुदा गालियाँ। अब आप यहाँ अंदाज़ा लगा लीजिए कि आया बुशरा बीबी ने भी कभी आपने सुना कि मरियम नवाज़ का नाम भी लिया हो। अच्छा, तो ये इसके ज़ाती किरदार की बातें हैं, मैं इस हवाले से बात नहीं करना चाहता। एज ए हुक्मरान उसकी परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान का मीडिया और टट्टू सहाफ़ी, ख़रीदे हुए ईमान फरोश, मज़हब फरोश, ज़मीर फरोश, वो कह रहे हैं कि पंजाब में बड़े काम हुए हैं। गोबर टैक्स लगाया है, बहुत बड़ा काम हुआ है। पंजाब के हॉस्पिटल्स में जाती है, डॉक्टर्स को जाके गालियाँ देती है, उसे एहसास कमतरी है। यह एक होता है, ये एक फेबिक डिजीज़ किसको कहते हैं, ये एक सोच की बीमारी है। वो ख़ुद डॉक्टर बनना चाहती थी, नहीं बन सकी,
تو اب وہ انتقاماً پورے پنجاب کے ڈاکٹرز کو انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے. جس ہسپتال جاتی ہے وہاں کے ڈاکٹرز کو, وہاں کے سرجنز کو نشانہ. میں ہسپتال گئی ادھر پنجاب کی دوسری بڑی ہسپتال ہے سروسز ہاسپٹل گئی, گنگا رام ہاسپٹل گئی, 3 ہسپتالوں میں گئی اور تینوں ہسپتالوں میں جا کر ڈاکٹروں کی تذلیل کی. ایک ڈاکٹر نے کہا جی کہ ہمارے پاس میڈیسنز وہاں پر نہیں ہیں, تو اس نے کہا ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں اور 10 کروڑ روپے کے آپ نے پیسے ہمیں دینے ہیں تو ہم دوائیاں خرید کے مریضوں کو دیں گے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم کہاں سے دعائیں لیں. وہ کہہ رہی ہے دعائیں کیوں نہیں دے رہے. اب آپ مجھے بتائیے میرے پاکستانیوں, میرے بچوں, میں ایک ٹیچر ہوں تو میں آپ کو پیسے دوں گا آپ کو پڑھانے کے لیے, آپ مجھے فیس دیں گے تو میں پڑھاؤں گا نا. اب میں بھوکے پیٹ تو آپ کو نہیں پڑھا سکتا. ایک ڈاکٹر ہے وہ کیسے علاج کرے گا جب آپ اسے دوائی نہیں دے رہے, تو وہ مریض کو کہاں سے دوائی لا کے دے. تو اس نے ڈاکٹروں کو گالیاں دیں. اب گوبر ٹیکس لگایا ہے, آپ اس کی سوچ دیکھیں, یہ پنجاب کی راج کماری ہے, گوبر ٹیکس لگایا ہے. کلچرل شو ہو رہا تھا پنجاب کا, وہاں پر کچھ گانے بجانے والے عارف لوہار, اور وہ نصیب لال کو خدا گواہ ہے میں تو پہلے جانتا ہی نہیں تھا. میں نے سوچا یہ نصیب لال ہے کون جسے مریم نواز اتنی عزت دے رہی ہے کہ جیسے ہی نصیب لال آئی مریم نواز اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اپنی سپیچ ادھوری چھوڑ کے اس نے کہا ہے پہلے نصیب لال آئے. بعد میں نے سرچ کیا یوٹیوب پر کہ اس نے کوئی گانے گائے ہیں تو پتہ چلا یہ تو گانے والی ہے. پھر میں نے سنا اس کے بیسٹ سانگ کون ہیں, موسٹ پاپولر سانگ کون سے ہیں. تو جب میں نے اس کے موسٹ پاپولر سانگ آپ بھی لکھے نصیب لال موسٹ پاپولر سانگ, تو پہلے نمبر پر جو سانگ آیا, کچھ بچیاں بھی دیکھتی ہیں کچھ بیٹیاں بھی دیکھتی ہیں لیکن سچ کہے بغیر میں رہ نہیں سکتا. پہلے نمبر پہ جو سانگ آیا مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے. اب یہ استغفار پڑھ لیے. یہ جمعہ کا دن ہے, مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے والی پنجاب کی راج کماری, وہ اس کی ماں ہے جو کہتی ہے مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے. نصیب لال بعد میں مخاطب ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا کون سے گانے کس نے گائے ہیں. بعد میں کہتی ہے عارف لوہار بھی ایک گانے والا ہے, اس کے باپ کے گانے تو میں نے بھی سنے ہوئے ہیں, اس زمانے میں تو میں بھی سنتا تھا, آج کل میں تو نہیں سنتا. تو اس کو کہتی ہے ایک پھل موتیے دا تو مار کے جگہ سونی ہے. یہ والا گانا مجھے بڑا پسند ہے, میں جہاں گاڑی پر جاتی ہوں یہ گانا سن کے ثواب دارین حاصل کرتی ہوں. مریم نواز خود کہہ رہی ہے. فورٹا اسٹیڈیم میں جنرل عاصم منیر اور مریم نواز ایک جیسے لباس, مریم کا لباس, عاصم منیر کا لباس, اور وہاں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو کن نظروں سے ان کا آنا, ان کا مسکرانا, ایک دوسرے پہ نظریں جمانا, یہ کیا کہانیاں سنا رہے ہیں. ٹک ٹاک کی میں اکثر کہا کرتا ہوں ذرا اس کے ناخنوں پر غور کیجئے. مریم کے ناخن دیکھیے, مریم کی لپسٹک دیکھیے, مریم کے گال دیکھیے, مریم کی آنکھیں دیکھیے. اصل شکل میں تو اسے کسی نے دیکھا نہیں. بہرحال وہ ایک مذہبی خاندان کی مریم نواز ایک مذہبی گھرانے کی با پردہ خاتون ہے, اس سے آپ گلہ نہیں کر سکتے, میں کرتا ہی نہیں. اچھا, یہ جو 2 سہیلیاں ہیں, پنجاب کی راج کماری اور سندھ کی مہارانی بلاول, ان کی سپیچز اسمبلیوں میں, ان کی پرفارمنس سے, ان کی سابقہ لائف پر بھی آپ ذرا نظر دوڑا لیجئے کیسے ان کا بچپنا گزرا. ظاہر ہے مریم نواز گوال منڈی سے سفر کا آغاز ہوتا ہے. میں پیچھے ہسٹری میں جاؤں گا, جاتی عمرہ انڈیا تک میں چلا جاؤں گا. کون تھا میاں محمد رمضان, اور اس کے حوالے سے سابقہ انڈیا کے ایک سکھ صحافی تھے, وہ میرے ذہن سے نام نکل گیا, انہوں نے بڑا کھل کے بتایا تھا کہ ان کا خاندان کہاں سے آیا ہے, انڈیا سے کہاں سے آیا, پھر پاکستان میں آ کر انہوں نے کیا کیا کارنامے, ایک لوہار سے, گوال منڈی کے ایک لوہار سے ماڈل ٹاؤن, اور ماڈل ٹاؤن سے جاتی عمرہ کا یہ سفر کیسے ہوا. اس سوال کا جواب میرے پاکستانیوں, میرے بچوں, میرے نوجوانوں تلاش کرو. اگر مجھے کوئی پڑھا لکھا نوجوان دیکھ رہا ہے, میں اپنے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں, الحمدللہ میرے پاس I have 2 ماسٹر ڈگریز. میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایک ماسٹر ڈگری لی ہے پولیٹیکل سائنس میں, پشاور یونیورسٹی سے کی ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں, اور ساتھ میں نے بی ایڈ بھی کیا ہے. میں 3 یونیورسٹیوں کی 3 ڈگریاں میرے پاس گریجویشن کی ہیں. میرا سارا خاندان یونیورسٹی تک تقریباً پڑھا ہوا ہے. میرے خاندان میں کوئی ان پڑھ نہیں بستا. ہم محنت کرتے ہیں, ٹیچنگ کے شعبے سے بھی ہیں, اور مختلف بیرون ملک بھی کافی لوگ ہیں. میرے خاندان میں کوئی ان پڑھ نہیں ہے. ہم پوری زندگی میں شہر میں ایک رینٹڈ گھر میں رہتا ہوں. محنت کیا, سب کچھ کیا,
लेकिन रिस्क हलाल कमाया। तो मैं इतना पैसा नहीं बचा सका कि पूरी ज़िंदगी में 8-10 मरले का एक प्लाट लेकर उसके घर बना। ये मैं झूठ नहीं कहता, मेरे पास 2-3 प्लाट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी ज़िंदगी की उन पर घर बनाने का मेरे पास पैसा नहीं है। और मेरे ही जैसे आप भी हैं, जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके हम क्या करेंगे, इनके जूते पॉलिश करेंगे, इनकी ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारेंगे। और ये जिनमें एक टके का टैलेंट नहीं है। चलें दोनों सहेलियों का जिक्र हो जाए। ये तो हो गई पंजाब की राजकुमारी और पाकिस्तान का मुस्तकबिल, और मुस्तकबिल में पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देखने वाली महारानी राजकुमारी मरियम शरीफ नवाज़। अब ज़रा इसकी दूसरी सहेली की तरफ जानते हैं। ये 2 सहेलियां हैं। दूसरी सहेली है बिलावल भुट्टो। यह मैं सवाल भी मैं आप पर छोड़ूंगा कि मैं कहीं गलती ना कर जाऊं। मैं बिलावल भुट्टो को मरियम की सहेली, मरियम की बहन कह रहा हूं। तो इस हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ ओपिनियंस हैं। राना सनाउल्लाह पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा नेक इंसान है। ख्वाजा आसफ़ उससे भी बड़ा नेक इंसान है। ये बहुत ही मजहबी घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। मौलाना फजलुर रहमान से ये दुआएं कराने वाले लोग हैं, पाबंद हैं सोम और सलात के। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ़ तहज्जुद की नमाज भी ज़ाया नहीं करते। रोज़ाना 5-6 पारियों की ये तलावत करते हैं। रात को सोने से पहले ये रोज़ाना राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ़ और तलाल चौधरी का भी नाम मैं अगर ले लूँ, या एहसन इकबाल का तो चलें वो भी कर लें। तलाल चौधरी की तो क्या बात है यार, वो तो रोज़ाना मेरा ख्याल है रात को 15 पारे तलावत करता है। और क्या बात है, कभी झूठ नहीं बोला। इतना मजहबी इंसान है, अल्लाह के आगे गड़गड़ाता है। और इतना मेहनती है, रात को 2 बजे तंजीम साजी करने के लिए वो फैसलाबाद वाला, मैं उस तलाल चौधरी की बात कर रहा हूँ। आप पहचान गए, इतना नेक इंसान है, रातों को भी मेहनत करता है। रात को 2 बजे वो चला जाता है फैसलाबाद में। आयशा रजब बलोच, उसके घर एक लड़की है नीली नीली आँखों वाली। पंजाब असम्बली में इस लड़की की भी आयशा रजब अली बलोच, उसकी वीडियो कौमी असम्बली की भी आप देखिए, बड़ी खूबसूरत लड़की है। जो मन चले मुझे देख रहे हैं ज़रूर सवाब दरैन हासिल करें। उस लड़की के घर पहुंच गया था। ये बड़े नेक लोग हैं। ये नेक लोग जो हैं, इनकी राय क्या है? मैं बिलावल की बात मैं कर रहा हूँ। मैं बिलावल के बारे में यह नहीं जानता, मैं माजरत करूँगा, मुझे पता नहीं है वो लड़की है या लड़का है, या लड़के और लड़की के दरमियान में भी एक नस्ल कहते हैं पाई जाती है। वो दरमियानी नस्ल को क्या कहते हैं ये भी मुझे आप बताइएगा, क्योंकि मैं बिलावल को नहीं कहता। मैं तो या लड़की कहूँगा या लड़का कहूँगा। तो बकौल राना सनाउल्लाह के बिलावल भट्टी लड़की है, बिलावल भुट्टो लड़की है। ख्वाजा आसफ़ के बकौल ये लड़के और लड़की के दरमियान की कोई नस्ल है। बाकी शेख रशीद ने भी काफ़ी गुलफशानियाँ की हैं। वो शेख रशीद की ज़ुबानी सुन लीजिए, वो क्या कहता है बिलावल के। चलो मैं उसे मरियम की बहन मान लेता हूँ। तो मैं एज ए मरियम की बहन, सिंध की महारानी बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल। मेरे पाकिस्तानियों, मैं तन्हाई में बड़ा दुखी होकर ये व्लॉग बनाने में जंगल में इसलिए, अच्छा बेटा ये ज़रा दोस्तों को जंगल भी दिखाओ। ये साथ बच्चा है जो बना रहा है, तो ज़रा ये मैं बड़े खूबसूरत जगह पे हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले एक तो मैं आपको ये भी कहूँगा, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, कभी कभी तन्हाई में आया करो। तन्हाई में आदमी सच्ची बातें सोचता है और तन्हाई में बड़ी अच्छे तरीके से आदमी प्लान करता है। तो मैं जब भी उदास होता हूँ, मायूस होता हूँ, कोई चीज़ प्लान करनी होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ इस जंगल में आने की। ये जंगल है, वैसे तो ज़रा आप इधर ये पीछे में ये बच्चा अगर आपको दिखा सके, मेरे पीछे गलियात के ठंडियानी की का इलाका आप देख सकते हैं, पहाड़ देख सकते हैं। और इस तरफ भी नथिया गली, डूंगा गली और वो सारे इलाके आ जाते हैं। तो मैं एक ऐसी खूबसूरत ये जंगल है शहर में, और मेरी ये पसंदीदा जगह है। रोज़ाना मैं उधर दूर जंगल में तो जा नहीं सकता, तो शाम को मैं यहाँ आ जाता हूँ, अल्लाह का ज़िक्र भी करता हूँ जो मुझसे हो पाता है, और तन्हाई में मुझे मज़ा आता है। आज ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा क्योंकि मैं तन्हाई में हूँ। अच्छा, बिलावल भुट्टो के वाले से मैं आपको बात करूँगा, मुख्तसरी बात करूँगा, कहीं ज़्यादा लंबा ना हो जाए व्लॉग, ताकि आप बोर ना हो जाएं। बिलावल भुट्टो हर साल 4 अप्रैल को लड़काना जाती है। बिलावल भुट्टो, ये आप बता दें जाती है या यार हम पठान तो वैसे ही ऐसे ही बात करता है
कि जाती है कोई जाता है कोई जाती है। तो हम पठानों से गिला ना किया करो। मेरे पंजाब दे ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਠਾਣਾ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕੀਆ ਕਰੋ। ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਵਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ही ਕਹਾਂਗਾ। सच्ची गल ਤੁਹਾਡੀ किस खिदमत च रखांगा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर साल 4 अप्रैल को बिलावल ज़रदारी लड़काना जाती है और वहाँ पर तकरीर फरमाती है। कराची में तो फरमाती है बारिश आटा है पानी आटा है, जब ज़्यादा बारिश आटा है तो ज़्यादा पानी आता है। लड़काना में फरमाती है मेरे नाना, मेरी शहीद माँ, शहीद बीवी को किसने शहीद किया, हम शहादतें लेने वाले हैं। हंसें रोए ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। आप बताएं बेनज़ीर को किसने कत्ल किया। जो मुझे देख रहे हो बिलावल पूछ रहा है, बिलावल पूछ रही है कि मेरी माँ को किसने कत्ल किया। उसके माँ के कत्ल होने के बाद उसका बाप 2 बार मुल्क का प्रेसिडेंट बना। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा इक़्तिदार में मुसलसल। तो अभी तक उसकी माँ को 2008 में वो मारी गई थी। 17 साल हो गए हैं। ਤੇ ਇਸ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ इस सवाल का जवाब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई है। तुमने अभी तक इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया। हमें बताओ बेनज़ीर को किसने कत्ल किया। कत्ल किसने किया आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये आपके आगे मेरा सवाल है। मीर मुर्तज़ा को किसने कत्ल किया, नुसरत भुट्टो को किसने कत्ल किया, और बेनज़ीर भुट्टो वो इसकी माँ है, उसको किसने कत्ल किया। बस मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करूँगा। मेरे ख्याल में टाइम ज़्यादा हो गया है। घर जाऊंगा तो इस व्लॉग को अपलोड करूंगा। आखिर में आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूंगा, बेटा ये ज़रा अच्छे मनाज़र भी दोस्तों को दिखा दो। घर जाकर मैं ये अपलोड करूंगा और आपसे ये मेरी गुजारिश होगी। मैं एक नया नौजवान यूट्यूबर हूँ, ये मेरा नया चैनल है। मैं आप तक सच पहुँचाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ आपकी आवाज़ बनूँ, आपकी उमंगों की तर्जुमानी करूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि अपने दोस्तों तक सच पहुँचाऊँ और हर बात जो भी हो बिल्कुल वाज़े। और डरता मैं अल्लाह से हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। आप मेरे अंदाज़ मुखातब होने के अंदाज़ से ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि मुझे कितने ख़तरात हैं। लेकिन मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। लिहाजा मैं तो अल्लाह के अलावा न किसी मुनीरे से डरता हूँ, न किसी शहबाजे से डरता हूँ, न किसी राजकुमारी से और न किसी महारानी से। मैं खुल के बात करूंगा, जो सच होगा वो बात करूंगा। ये मैं नौजवान यूट्यूबर हूँ, तो इस चैनल को ये बड़ी मोहब्बत से मैंने ये चैनल बनाया है। मुझे आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। वक्त के इन फ़िरौनों यजीदों ने मेरे जैसी आवाज़ें पाकिस्तान से भाग गई हैं। सच की आवाज़ें या तो अरशद शरीफ की तरह कब्रिस्तान में चली जाती हैं, या इमरान रियाज, साबर शाकर, मोहित पीरज़ादा, सभी काज़मी, फ़याज़ वालाना, या सच की आवाज़ें पाकिस्तान से निकल जाती हैं। हमें ज़रा डीट हूँ, पठान हम होते थोड़े ज़िद्दी भी हैं, तो मैं भी थोड़ा मगज़ फेरा हूँ। मुझे भी मेरे कई दोस्तों ने कहा है पहले पाकिस्तान से भागो फिर सच कहना शुरू करना, लेकिन मैंने कहा है जी मैं यहीं पर सच बोलूँगा, मैंने भागना नहीं है। और वो क्या कहते हैं सुल्तान टीपू का कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर होती है। और दूसरा आखिर में ये भी आपकी खिदमत में रखूँगा, गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर होती है। और मेरे पंजाब दे फैज़ अहमद फैज़ फरमाया है, जिस धज से कोई मकतल को गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। मरना वैसे भी है तो ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। आपको अगर मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो न सिर्फ आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों से शेयर करना है, कमेंट्स में अपना तारफ़ ज़रूर लिखिएगा। मैं आपका थैंकफुल रहूँगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका महफूज़ व निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।